हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग कीर्तिका का जो सेकेंड पार्ट है जेक बोर्ड का हिंदी के, वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कीर्तिका का। ठीक है, सेकेंड जो बुक है आपके हिंदी का, उसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हर एक चैप्टर वाइज। तो बोलता है पहला चैप्टर जो है वो क्या है, माता का आंचल। माता का आंचल जो है उसका जो लेखक हैं वो शिव पूजन सहाय हैं। शिव पूजन सहाय जी का जन्म 1893 में हुआ। स्थान गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। मृत्यु 1963 में उनका मृत्यु हुआ। संपादन जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन। गद्य कृतियाँ देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। शिव पूजन सहाय हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाल के संपादक मंडल में थे। अब बोलते पाठ की सामान्य जानकारी या वंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण जनता की भाषा में किया गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। इसमें लेखक ने अपने माता पिता के साथ बचपन के आत्मीय लगाव को खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। गारमेय लोकगीतियों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, जैसे जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ तहाँ करचों के तंग। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? माता का आंचल पाठ में बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव है, किंतु वह विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। इसका मुख्य कारण है माँ का स्नेह उसके मन में बैठे डर को दूर कर देता है। माँ के आंचल में ममता की छाँव की अनुभूति द्वारा भय से मुक्ति। माँ का आंचल सुरक्षा कवच तथा माँ में ही शक्ति का रूप है। इसलिए बच्चा पिता के साथ अधिकतर समय बिताने खेलने पर भी सांप द्वारा भयभीत होने पर माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ अपने साथियों के साथ अत्यंत आनंद से खेलता था। अपने साथियों के साथ वहाँ तरह तरह की शरारतें, हुल्लड़बाजी, मस्ती, तमाशे करते रहते थे। उसी में मगन रहते थे। उसी मगन अवस्था में वह सिसकना भूल जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। छात्र स्वयं करें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। अब आते हैं भोलेनाथ और उसके क्वेश्चन नंबर 4, भोलेनाथ और उसके साथियों के दो खेल के और खेल में ही की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है, भिन्न है? भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में बहुत अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वतंत्रता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल के सामान बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी, परंतु आजकल अंता और बाह्य खेलों का प्रयोग खेल खेलते समय किया जाता है, जैसे चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, टेनिस आदि अंतः खेल अतः क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, थ्रो बॉल आदि बाह्य खेल है। क्वेश्चन नंबर 5,
पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। पाठ में आए दिल को छूने वाले वर्णन निम्नलिखित हैं। माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना, फिर नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथकर उसे कन्हैया बना देना तथा बाबूजी के साथ आकर रोना सिसकना, भूलकर अपने साथियों के साथ खेल में शामिल हो जाना। दूसरी बात, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम आप उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब भी हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा होकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते हैं। तीसरी, जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है तब वे गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छुपकर सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? प्रस्तुत उपन्यास के अंश माता का आंचल में लेखक ने 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में उनके अनेक परिवर्तन दिखाई देता है। आज गांवों में भी शहरों के बच्चों की तरह हिंदी खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का सामान गांव ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है। बच्चे आधुनिक मनोरंजन के साधनों टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम इसे अपना मनोरंजन कर समय बिताते हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी भावनाओं की डायरी में अंकित कीजिए। बच्चे स्वयं करें। ठीक है, ये अपने अपने जो है वो आप कर सकते हो कि पढ़ते समय में आपको क्या क्या मिलता था लाड प्यार, ये आप खुद करना है। आपको बच्चे समय मतलब कि आपको खुद जो आपको अच्छा लगे उसे आपको डायरी तैयार कर देना है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरल और मनमोहक वर्णन हुआ है। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना अत्यंत मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ बच्चे का शैतानियाँ करना, मूछ खींचना, कुश्ती लड़ना, कंधे पर बैठना आदि क्रियाएं पिता को अत्यंत आनंद देती है। पिता द्वारा बच्चे की गालों पर खट्टा मीठा चुम्बन लेना पिता के रोम रोम को खुशी प्रदान करता है। बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। माँ के द्वारा बच्चे को मुंह भरकर चावल के कोर खिलाना और कहना, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। बच्चे के प्रति वात्सल्य आशीर्वाद शुभ आकांक्षाओं का भी चिन्ह है। बच्चे की चोटी गूंथना, काजल लगाना, रंगीन कुर्ता धोती पहनना पर कन्या का रूप देखना माँ द्वारा अपने बच्चे में ही भगवान का रूप देखना है। बच्चे द्वारा भयभीत होने पर अपनी गोद में उठाकर उसे पुचकारना, आँखों को अपने आंचल से पोंछकर बच्चे को चूमना आदि में माँ के ममत्व के दर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। प्रस्तुत अध्याय का शीर्षक माता का अंचल सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि बच्चों को कितना भी प्यार दुलार मिल जाए लेकिन विपदा के समय वह हमेशा माँ के पास ही जाते हैं। माँ की गोद में ही वह सबसे सच्चा सुख प्राप्त करता है। पिता द्वारा गोद में लिए जाने पर वह माँ की गोद से नहीं जाना चाहता। अतः माँ का ममत्व बच्चे को संसार के बड़े से बड़े भय से छुटकारा मिलता है। अतः अध्याय का शीर्षक विषयानुकूल होने के कारण सही है। इस पाठ में बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की क्रीड़ाएं, माँ का वात्सल्य आदि का वर्णन हुआ है। अतः इस पाठ का अन्य शीर्षक मेरा शैशव, कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं।
बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके छोटे मोटे कामों में सहयोग कर, उनकी सेवा कर, उनका कहना, उनका सम्मान कर अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता की इच्छा को पूरा कर उनकी भावनाओं का ख्याल कर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन, कंकड़ पत्थर आदि साधन थे। हमारी बचपन की दुनिया इन सब से भिन्न है क्योंकि आजकल घर घर में मनोरंजन के साधनों का विकास है। अतः हम घर पर ही टीवी, वीडियो गेम आदि से मनोरंजन करते हैं। पढ़ाई की अधिकता होने के कारण अधिकतर समय पढ़ाई में बीत जाता है। छुट्टी वाले दिन माता पिता के साथ या मित्रों के साथ पिकनिक पर जाना हमें अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, फणीश्वर नाथ रेणु और नागा अर्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मेला आंचल और नागा अर्जुन का उपन्यास बलचन्मा या दोनों आंचलिक उपन्यास है। अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 में। शिव पूजन सहाय की रचनाएं का जन्म कब हुआ था? शिव पूजन सहाय की रचनाएं किस नाम से और कितने खंडों में प्रकाशित है? शिव पूजन सहाय की रचनाएं शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में प्रकाशित है। बोधकर का क्या अर्थ है? बोधकर का अर्थ है सराबोर कर देना। वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? वर्षा से बचने के लिए बच्चे पेड़ के जड़ से चिपक कर बैठ गए। लेखक के पिताजी ने उन्हें क्या खिलाते थे? लेखक के पिताजी उन्हें एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। उत्तान शब्द का क्या अर्थ है? उत्तान शब्द का अर्थ है पीठ के बल लेटना। शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखें। बादल और जागरण। बचपन में लेखक पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? बचपन में लेखक पिताजी के साथ कुश्ती खेलते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। माता का आंचल पाठ में बेजू तथा बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ? माता का आंचल पाठ में बेजू बच्चों ने गांव के बुजुर्ग मूसन तिवारी को चिढ़ाया क्योंकि बेजू बड़ी दीठ लड़का था। वे वृद्ध थे और उनको कम दिखाई देता था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। सभी बच्चों ने बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। सारे बच्चे भागकर बच गए। मूसन तिवारी ने पाठशाला पहुंचकर लेखक तथा बेजू की शिकायत की। बेजू भाग गया, लेखक पकड़े गए। फिर गुरुजी ने उनकी खूब खबर ली। लेखक के पिताजी को जब इस बात का पता चला तो वे लेखक को लेने विद्यालय पहुंचे और गुरुजी से उनकी ओर से क्षमा मांगकर उन्हें घर ले गए। क्वेश्चन नंबर 2, इस पाठ से आपको बाल स्वभाव की कौन सी जानकारी मिलती है? इस पाठ से पता चलता है कि बच्चे अपने सुख दुख को मन में नहीं रखते। उनका मन निश्चल होता है। वे दुखी होते हैं तो रोकर चिल्लाकर प्रकट कर देते हैं या आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं। वे आपस में इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि माँ बच्चे को कन्हैया का रूप देने के लिए किन किन चीज़ों से सजाती थी। इससे उनकी किस भावना का बोध होता है? भोलानाथ की माँ उसके सिर में बहुत सा सरसों तेल डालकर बालों को तर कर देती। वे बच्चे का उपटन करती। फिर भोलानाथ की नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर उससे खासे कन्हैया बना देती। इससे भोलानाथ के प्रति माँ के लाड प्यार का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सांप से डरकर सब बच्चे कैसे भागे?
सांप से डरकर सब बच्चे बेतहाशा भागे भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। उनकी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। भोलानाथ एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, जाकर माँ की गोद में छिप गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला नंबर, माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है? माता का आंचल पाठ में बचपन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। लेखक ने बताया है कि उसे बचपन में अपने पिता और माता का अपार स्नेह मिला। वे अधिकतर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे। इस कारण उनके पिता के साथ उनका मित्रवत संबंध स्थापित हो गया था। माँ ने अपने पुत्र भोलानाथ पर असीम ममता लुटाई है। अपने बचपन के संगी साथियों के साथ उन्होंने अनेक प्रकार के खेल खेले, शरारतें की, मस्ती की। बचपन में वे हमेशा खेल ही खेलते रहते थे। उन खेलों में अंत में पिताजी के शामिल होने पर सब शर्मा कर भाग जाते थे। वे रास्ते में आते जाते लोगों को कुछ बोलकर चिढ़ाया भी करते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लेखक ने हुल्लड़बाजी, मस्ती और खेल से भरपूर बचपन की तस्वीर प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 2, इस पाठ के आधार पर पिता की विशेषताएं लिखिए। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के पिता रोज प्रातःकाल उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। उसके बाद में अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम लिखने लगते। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की मछलियों को खिलाया करते थे। इससे उनके भक्त स्वभाव का पता चलता है। पिता स्वभाव से अत्यंत स्नेही एवं भोले थे। बच्चों के खेल में बच्चों की तरह सम्मिलित हो जाते थे। वह बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। अपने पुत्र से खूब लाल लड़ाते थे। उनके मन में अपने पुत्र के प्रति अपार स्नेह एवं वात्सल्य था। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के द्वारा बनाए गए घरौंदे का उल्लेख माता का आंचल पाठ के आधार पर कीजिए। लेखक की मित्र मंडली ने एक दिन घर बनाने का खेल खेलने का निश्चय किया। तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दातुन के खंभे, घड़े के मुहंडे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी की घी, धूल के किसान और बालू की चीनी से जेवनार भोज दावत तैयार करते थे। वे लोग ही जेवनार करते और उन्हीं लोगों की जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जिमने भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उन्हें बैठा देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। वे लोटपोट होकर पूछते, फिर भोज कब होगा भोलानाथ? इस प्रकार लेखक ने बच्चों को अद्भुत और विचित्र घरौंदे का सजीव चित्रण किया है। वास्तुनिष्ठ प्रश्न, लेखक के बचपन का नाम क्या था? पहला का ऑप्शन होगा तारकेश्वर नाथ। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन हो जाएंगे खा। 2 नंबर, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? चिड़ियों का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन का। ठोर शब्द क्या अर्थ है? स्थान। ठोर का शब्द का स्थान क्या है? स्थान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? खा हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके 4 नंबर, बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था? ये आपके भभूत का। क्या हो जाएगा? घा। ऑप्शन घा। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? श्री कृष्ण, बम भोला। क्या? ऑप्शन गा, बम भोला बन जाते थे। चिरोरी करना का क्या अर्थ है? विनती करना। ऑप्शन घा हो जाएंगे। सेवन बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चढ़ाया था? मूसन तिवारी को। ऑप्शन खा हो जाएंगे। अमोला किसके कहते हैं? अमोला आम का उगता हुआ पौधा अमोला कहते हैं। ऑप्शन घा। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? पीसी हुई हल्दी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन का। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? खेल के साथियों को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन गा हो जाएंगे।
अब आते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। ये लेखक कमलेश्वर ने लिखे हैं। बोलते हैं अभ्यास, लेखक कमलेश्वर का संक्षिप्त परिचय दें। लेखक कमलेश्वर का जन्म मैनीपुरी उत्तर प्रदेश में सन 1932 ईस्वी में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। उन्होंने शारीरिक दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। उनकी मृत्यु सन 2007 में हुई। प्रमुख रचनाएं कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के अगुवाओं में से एक है। इनकी रचनाओं में से तेजी से बदलते हुए सामाजिक मूल्यों से उपजी विदुरपताओं का वर्णन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में से राजा, निर्बंसिया, सल्ला, छत्तों वाला घर, खोई हुई दिशाएं, जिंदा मुर्दे आदि कहानी संग्रह है। इसके अलावा वही बात, डाक बंगला, काली आंधी, आगामी अतीत और कितने पाकिस्तान आदि प्रमुख उपन्यास हैं। इसके साथ साथ लेखक ने कई यात्रा वृत्तांत, संस्मरण एवं आत्मकथा लिखी। कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक का संक्षिप्त परिचय दें। लेखक कमलेश्वर द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध जॉर्ज पंचम की नाक के सरकारी तंत्र की सच्चाई को उजागर करती है। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के दरमियान सरकारी संस्थाओं एवं संपत्तियों का किस तरह दुरुपयोग किया गया है, इसकी पोल इस निबंध के माध्यम से उजागर होती है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन आने पर के साथ नई दिल्ली की सड़कों में सभी प्रकार के सरकारी भवनों का रंग रोगन एवं सुंदरीकरण किया जाता है। उनके आगमन के एक दिन पहले तक यह काम पूरा हो जाता है। उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी होती है, लेकिन एक समस्या है। इंडिया गेट के समीप लगे जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब है। भारत के सरकारी अधिकारी इस बात से अत्यधिक चिंतित है कि महारानी के आगमन के पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाई जाए। उनका मानना था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक का ना होना उनका नाक ना होना है। महारानी जॉर्ज पंचम की मूर्ति देखने जरूर जाएंगी। यदि उन्हें पता चले कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए सरकारी महकमे में कई बैठकें होती हैं। अंत में एक गरीब कलाकार अथवा मूर्तिकार को बुलाया जाता है। उन्हें विश्वास है कि वह जॉर्ज पंचम की नाक लगा लेगा, लेकिन वह गरीब है, उसे सरकारी सुविधा चाहिए। सरकारी खर्चे पर वह देश के कोने कोने में कई बार घूमता है, लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति जिस पत्थर से बनी होती है वैसा पत्थर कहीं नहीं मिलता है। वह हमारे देश के विभिन्न महापुरुषों की मूर्ति की नाक का माप लेता है, लेकिन किसी भी मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल नहीं खाती है। वह अंत में हार कर किसी जिंदा व्यक्ति के नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगाने का प्रस्ताव सभापति को देता है। सभापति डरते हुए सहमति प्रकट करता है, लेकिन वह कलाकार उसे आश्वस्त करता है कि डरने की बात नहीं है, यह काम वह बिना किसी को जाने बगैर कर लेगा। किसी को कोई बात खबर भी नहीं लगेगी और अंत में वह किसी जिंदा व्यक्ति के नाक को जॉर्ज पंचम की नाक में फिट कर देता है। यह एक व्यंग्य लेख है जिसमें लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया कि आज़ाद भारत में भी हम गुलामी मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं। हम जिनसे 2 शताब्दी से ज़्यादा समय तक गुलाम रहे, उनके सम्मान और अभिवादन के लिए भारत की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें इस बात की क्या ज़रूरत है कि जिन्होंने हमारा शोषण और दोहन किया उसके सम्मान के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। हद तो तब होती है जब जॉर्ज पंचम की नाक का माप करने के लिए हमारे महापुरुषों की नाक का माप लिया जाता है। हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले बच्चों के नाक के बराबर भी जॉर्ज पंचम की नाक की माप नहीं हो सकती है। जॉर्ज पंचम वे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला नंबर, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन का। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। ऑप्शन का। सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया? कलाकार को। ऑप्शन खा। जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? इंडिया गेट में। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? घ। भारत में इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन ग। अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। जॉर्ज पंचम की नाक कैसा लेख है? व्यंग्य लेख है।
किसका भारत में आगमन हो रहा था? रानी एलिजाबेथ का। सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया? मूर्तिकार को। नाक का ना होने का क्या अर्थ है? समान ना होना। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में किस बैंक पर व्यंग किया गया है? सरकारी तंत्र पर। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। जॉर्ज पंचम की नाक लगवाना क्यों जरूरी था? जॉर्ज पंचम भारत में इंग्लैंड का प्रतिनिधि शासक था। भले ही वह हमारे लिए सम्मानीय नहीं था, लेकिन इंग्लैंड के लोग उन्हें सम्मान देते थे। इंग्लैंड की महारानी का भारत आगमन हो रहा था। ऐसे समय में जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक को पुनः लगवाना जरूरी था। दूसरा, महारानी के आगमन के लिए भारत में क्या क्या तैयारियां की गई? महारानी के आगमन को देखते हुए दिल्ली की सड़कों को बनबंद किया गया। सरकारी भवनों एवं दफ्तरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। उनके आगमन को लेकर हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयास किया? जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने देश के कोने कोने में घूमकर पहाड़ों के पत्थरों की जांच की। इसके बाद देश के कोने कोने में महापुरुषों की मूर्ति की नाक का नाप लिया। फिर भी उन्हें जॉर्ज पंचम की नाक के नाप का कोई नाक नहीं मिला। इस प्रकार उसने कई प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 4, जॉर्ज पंचम की नाक में क्यों काटा गया था? जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था, जो भारत में शासन का प्रमुख था। इन्होंने भारतीयों का पर जुल्म और शोषण किया। ये शोषण और जुल्म के प्रतीक थे। ऐसी स्थिति में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाना देश प्रेमी भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने जॉर्ज पंचम की लगाई गई मूर्ति की नाक काट दी। क्वेश्चन नंबर 5, रानी के आगमन की तैयारियां सरकारी संपत्तियों का अपव्यय था। कैसे? रानी का आगमन भारत के लिए किसी भी तरह महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि ब्रिटिश और उसके प्रमुख आज़ाद भारत के लिए एक काला अध्याय था। उन्होंने लगभग 200 साल से अधिक समय तक भारत को गुलाम बना के रखा, हमारा शोषण किया, हमारा दोहन किया। ऐसी स्थिति में रानी एलिजाबेथ के आगमन के लिए लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च भारत के करोड़ों लोगों का अपमान था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रानी के आगमन की तैयारियां सरकारी संपत्तियों का अपव्यय था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। जो पहला नंबर, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र एवं अधिकारियों की चिंता लाखों शहीदों एवं महापुरुषों का मजाक है। कैसे? ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग 200 साल से अधिक समय तक भारत को गुलाम बनाए रखा। भारतीयों ने गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए कई संघर्ष किए। हमारे कई महापुरुषों ने आज़ादी के लिए अपने जीवन की बलिदानी दी। जॉर्ज पंचम हमारे देश में ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। ब्रिटिश सरकार ने जॉर्ज पंचम के माध्यम से भारत में अपना वर्चस्व बनाए रखा था। आज़ाद भारत में दिल्ली के इंडिया गेट के समीप जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित की गई। उस मूर्ति के नाक को स्वाभिमानी भारतीयों ने तोड़ दी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के भारत आने के दरमियान जॉर्ज पंचम की मूर्ति के तोड़े हुए नाक को लगाने का प्रयास किया गया। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च किया गया, जबकि यह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। जॉर्ज पंचम भारत के ऐतिहासिक महापुरुष नहीं थे। लोगों को तो उनके नाम से भी चिढ़ होनी चाहिए। ऐसे समय में उसकी मूर्ति की स्थापना तो मजाक है कि साथ ही साथ उसके सुंदरीकरण के नाम पर उसके टूटे हुए नाक को लगाना भी लाखों भारतीयों का मजाक है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से व्यंग साधने में सफल हुए, स्पष्ट कीजिए। लेखक कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमारे लाखों महापुरुषों ने कुर्बानी दी है। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के दरमियान विभिन्न प्रकार की तैयारियां की जा रही थी। दिल्ली के सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार के सरकारी भवन एवं दफ्तरों को सजाया जा रहा था। उसका रंग रोगन किया जा रहा था, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। इसके बाद इंडिया गेट के पास स्थित जॉर्ज पंचम के टूटे हुए नाक को लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसके लिए सरकार और सरकार के अधिकारियों ने कई बैठकें की और जॉर्ज पंचम के टूटे हुए नाक को लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया बहाया गया।
इस दरमियान होने वाली घटनाएं ऐसे लग रहे थे मानो रानी एलिजाबेथ और जॉर्ज पंचम भारत की धरोहर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वे दोनों हमारे भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के लिए एक काला अध्याय है। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंता करना उन भारतीयों के गाल पर तमाचा है जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वे अब सरकार चला रहे हैं। उन्हें आज़ादी के संघर्ष के महत्व का पता नहीं है। उन्हें लगता है कि यह आज़ादी भारतीयों को उपहार में मिली है। हम जिनके खिलाफ लड़े, उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए किस्म किस्म की तैयारियों की जा रही है। यह भारतीय के स्वाभिमान है और संघर्षपूर्ण इतिहास का मजाक है। लेखक इस पाठ के माध्यम से पूरी तरह सरकारी तंत्र के अनुचित व्यवहार का पर्दाफाश किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि उनके सम्मान के लिए इतना खर्च करना और चिंता करना लाखों करोड़ों भारतीयों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना है। लेखक पूरी तरह से इस पाठ के माध्यम से व्यंग्य साधने में सफल हुए हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला नंबर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है यह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। जॉर्ज पंचम भारत के लिए सम्मान के योग्य व्यक्ति थे ही नहीं, बल्कि वे सच्चे भारतीयों के लिए बेहद घृणित व्यक्ति थे। लेकिन सरकारी तंत्र में बैठे लोग उनकी नाक को लेकर जो चिंता जता रहे थे, इससे यह साफ जाहिर होता है कि वे लोग जॉर्ज पंचम के कारनामों को उजागर होने देना नहीं चाहते थे। उन्हें उस व्यक्ति की नाक बहुत मूल्यवान लग रही है जिन्होंने देश को गुलाम बनाए रखा। यह गुलाम मानसिकता का परिचायक है जो कभी आज़ाद होना नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 2, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी के भारत आने के बाद नेपाल और पाकिस्तान का दौरा भी शामिल था। इस दौरे में रानी क्या पहनेगी और उनके लिए कौन सा ड्रेस होगा, इसकी जिम्मेदारी दर्जी को दी गई थी। क्योंकि रानी कोई सामान्य हस्ती नहीं थी, इसलिए दर्जी का रानी के पहनावा के प्रति चिंता जाहिर है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या प्रयत्न किए गए होंगे? नई दिल्ली के कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए होंगे। सड़क को मरम्मत करके जवान कर दिया गया होगा। इसके साथ इसे चौड़ा भी किया होगा। सड़कों के किनारे हरे पेड़ पौधे लगाए गए होंगे। सरकारी भवन एवं ऑफिस को रंग लगाया गया होगा। सरकारी भवन और ऑफिस में विभिन्न प्रकार की रोशनी से सजाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का दौर चल पड़ा है। का नंबर, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? किसी भी चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान से संबंधित पत्रकारिता का कोई महत्व नहीं है। देश और समाज में इससे बड़ी समस्याएं हैं। पत्रकारिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे मुद्दों से इतर देश और समाज के ज्वलंत मुद्दों पर बहस करें, प्रश्न पूछें। व्यक्तिगत पत्रकारिता की स्वतंत्रता को खत्म कर देती है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता के साथ साथ युवा पीढ़ी पर बुरा असर डालती है। अगर बड़ी बड़ी हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी समाचार और जानकारी के प्रकाशन पर ही जोर दिया जाए और युवा पीढ़ी को अवगत कराया जाए तो युवा पीढ़ी उनके पहनावे और खान पान को ही अपना आदर्श मान लेंगे। इससे युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ेगा। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए। देश के कोने कोने में से उस पत्थर की तलाश की गई जिससे जॉर्ज पंचम की नाक की लाट बनी हुई थी। देश के विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियों की नाक को मापा गया, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा।
बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया गया, फिर भी नहीं लगा पाया, क्योंकि उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा साबित हुआ। अंत में वह जिंदा व्यक्ति का नाक लगाने का प्रयास किया और इसमें वह सफल हो गया। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखें। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन निम्नलिखित हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, लाठ की नाक चली गई। क्वेश्चन नंबर 7, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखें। वास्तव में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात इस रचना में निम्नलिखित तरीके से उभर कर सामने आई है। जॉर्ज पंचम की नाक गायब होना ब्रिटिश सत्ता की नाक अर्थात मान प्रतिष्ठा का धूल में मिलना है। जॉर्ज पंचम की नाक पुनः लगाना ब्रिटिश सत्ता के सम्मान को पाने का प्रयास है। भारतीय महापुरुषों की मूर्ति के नाक का बड़ा होना ब्रिटिश शासकों की प्रतिष्ठा से बड़ा होने का सम्मान है। बिहार में 1942 में शहीद बच्चों का जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा होना उनके सम्मान का बड़ा होना है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक लगने की खबर को केवल इतना ही छापा कि जॉर्ज पंचम का नाक का हल हो गया। इससे ज़्यादा अखबारों में ने कुछ नहीं छापा। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। नाक सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। जॉर्ज पंचम हमारा शोषक और क्रूर शासक था। भारतीयों के दिलों में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है। कलाकार ने जितने भी भारतीय नेताओं महापुरुषों के नाक की नाप ली अर्थात उनसे जॉर्ज पंचम के सम्मान की बराबरी करनी चाहिए, तो उनके सामने जॉर्ज पंचम का सम्मान कुछ नहीं था। इतना तक कि शहीदों बच्चों के नाक के बराबर भी जॉर्ज पंचम का नाक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, नई दिल्ली में सब या सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो लगी हुई थी, लेकिन उसका मान सम्मान नहीं था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति ब्रिटिश शासन के अवशेष की कहानी थी, लेकिन उसमें मूर्ति का गायब होना यह बताता है कि उस शासक और ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों के दिल में कोई मान सम्मान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की नाक का लगाना उसके सम्मान की वापसी के समान है। उनके नाक लगने की खबर से अखबार वाले काफ़ी नाराज थे, इसलिए वे इसका विरोध चुप रह कर रहे थे। यही कारण था कि उस दिन ना तो किसी नेता का फोटो छपा और ना ही किसी कार्यक्रम का कोई खबर छपा। अब आते हैं चैप्टर 3, साना साना हाथ जोड़ी। इनका लेखक क्या मधु कांकरिया हैं। कांकरिया जन्म उनका 1957 में कोलकाता में हुआ। आपके उपन्यास पत्ताखोर, कहानी संग्रह सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में यीशु, विषय समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याएं जैसे महानगरी असुरक्षा के युवाओं में बढ़ती नशे की आदत की घुटन, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है, मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हैं। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित नहीं करती हैं।
साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका में इस कदर मन सम्मोहन जगा रहा था कि उन जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित था। उनके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। चेतना के इस स्तर पर पहुंचकर उन्हें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई।